तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में बाकी बचे हुए सेक्शन की, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके एप्लीकेशंस आते हैं। हीटिंग से जुड़ा हुआ थोड़ा एनर्जी और पावर का सेक्शन भी है। हालांकि आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बातें फोकस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो कि इस तरह से या तो पहले बोर्ड में आए हुए हैं या सैम्पल पेपर्स में से निकाले हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस हमको जिनके आंसर्स लिखने सीखने हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखना, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। किसी बड़े क्वेश्चन के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तरह से पूछा जा सकता है कि नेम 4 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अलावा हम और भी इलेक्ट्रिक करंट्स के इफेक्ट्स होते हैं, ये हमें जनरल नॉलेज की तरह पता होना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आपके सिलेबस में ही है, तो ये तो आप वैसे भी समझते होंगे। उसके अलावा मतलब हीटिंग एंड मैग्नेटिक तो वैसे ही लिखा हुआ है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, जो भी अपना सेल और बैटरी वाला जो सिस्टम है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस आपने छोटी क्लासेस में हाइड्रोलिसिस वगैरह पढ़ा हुआ है, वो भी इसी का पार्ट है। लाइटिंग इफेक्ट एंड मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना ही एक्चुअली वो पर्टिकुलर इफेक्ट होता है ना। तो हमें एक जनरल नॉलेज की तरह से ये बातें ज़रूर पता होना चाहिए। व्हाट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हाट इज़ इट्स कॉज, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का रीज़न आपको पता है कि व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर, तो या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ वायर, तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा with the atoms of that particular material of the conductor, और उस collision की वजह से some energy will get converted into heat। तो heating effect of electric current resistance की वजह से ही होता है। बेसिकली कंसीडर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें केवल रेजिस्टर्स लगे हुए हों। अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सम रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। द एनर्जी ऑफ अ बैटरी गेट्स डिसिपेटेड entirely in the form of heat produced in the resistors. The phenomena of production of heat in a resistor by the flow of an electric current, ये जो बात है, the phenomena थोड़ा the phenomena of production of heat in a resistor by the flow of an electric current through it is called heating effect of current और जूल्स हीटिंग, है ना। हमें पता ही है कि ये जूल्स हीटिंग इसलिए है क्योंकि जूल ने इसके बारे में बताया है। The phenomena of production of heat in a resistor, ठीक है। तो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अलग से एक्सप्लेन कर दें। When a potential difference is applied across the ends of a conductor, its electrons get accelerated from negative terminal to positive terminal. During the course of their motion, these electrons collide frequently against one another and against the atoms of the conductor. At each collision, a part of kinetic energy of the electrons get converted into heat, and this increases the temperature of the conductor। ठीक है, तो टक्कर लगने की वजह से, हम ताली भी बजाते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, तो कोई भी कॉलिजन जो होता है वो सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट ज़रूर करता है। सम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। Derive an expression for the heat produced in a resistor R where a voltage drop across it is V। हमें वो हीट का वो वाला फॉर्मूला पूछ रहा है, कौन सा, कि H इक्वल टू
H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि एनर्जी है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है वो पावर इंटू टाइम होता है, और पावर जो है हमारा वो तो V इंटू आई है। हाँ, तो हम इसको हीट को पावर में VI लिख दें अगर, तो V इंटू आई इंटू टी बोल सकते हैं। और ओम्स लॉ कहता है कि I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ओम्स लॉ से हम इसको I की जगह पे अगर V अपॉन आर लिख दें तो V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, यानी V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। कौन है? हीट। इन टर्म्स ऑफ V एंड R, अगर ऐसा स्पेसिफाई कर दिया जाए तब तो ये derive an expression for the heat produced in a resistor R when a voltage drop across it is V, तो फिर ऐसा। Otherwise prove that the heat produced in a conductor of resistance R on passing current I through it for the time t is H equal to I square RT। समझे? I और R लिखा है तो फिर हमको यही करना है कि H इक्वल टू पी इंटू टी, दैट इज V इंटू आई इंटू टी। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो फ्रॉम दैट हम यहाँ से हमारा कोर्स बदल जाएगा, हम कहते हैं कि V की जगह पे आई आर इंटू आई इंटू टी, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस तरह से इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, आई स्क्वायर आर टी जूल। हाँ, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी मैंने आपको अलग से बता दिया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पावर वी आई है और आई वी अपॉन आर है फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, तो H इक्वल टू वी आई टी और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हीट का फॉर्मूला है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ऑफ आई, यानी स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये तीन चीज़ें मिला करके हमारा ये फार्मूला बना है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, and number 2 directly proportional to the resistance of the conductor, and number 3 directly proportional to the time for which the current is passed। ये तीन बातें आपके आंसर में आना चाहिए। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेज H is directly proportional to square of the current passing through it, directly proportional to the resistance of the wire and directly proportional to the time for which the current was passed। तो इनको मिला करके H is directly proportional to I square RT। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है जो बताता है कि किसी कंडक्टर में अगर T टाइम के लिए I करंट पास हो और R उसका रेजिस्टेंस हो तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। डिस्क्राइब सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने सब एक ही जगह पे रख लिया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सम ऑफ द यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आर एज फॉलोज। नंबर 1, हाउसहोल्ड हीटिंग appliances. Most of the electrical appliances used in daily life are based on heating effect of electric current, such as room heater, electric toaster, electric iron, electric oven, electric kettle, geyser, etc. The heating element used in these applications should have high melting point and high resistivity। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उनके जो फिलामेंट्स होते हैं या उनका जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट हमेशा अलॉय का ही क्यों बना हुआ होता है। तो हम कहते हैं कि वो अलॉय का इसलिए बना होता है क्योंकि उनका काम जो है वो हीट प्रोड्यूस करना है और ज़्यादा प्रोड्यूस हीट में वो मेल्ट ना हो जाए, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले अलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं और
उनकी रेजिस्टिविटी भी कंपैरेटिवली इंडिविजुअल मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और I²RT फार्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब या फिलामेंटस इलेक्ट्रिकल बल्ब, जिसमें एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, दैट ऑल्सो वर्क्स अपॉन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वो काम करता है। क्या है देखें कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट ऑफ फाइन मेटालिक वायर enclosed ऑफ अ ग्लास बल्ब filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon, है ना। फिलामेंट जनरली हम टंगस्टन का लेते हैं, वोल्फ्राम कहते हैं जिसको। द फिलामेंट मटेरियल शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयरफॉर टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड फॉर बल्ब फिलामेंट। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट इट गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड एमिट्स लाइट। हाई टेम्परेचर पे वो गर्म होने लगता है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि ज़्यादातर एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम फिलामेंटस बल्ब टंगस्टन वाले बल्ब को देते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है ना। लाइट उससे कम मिलती है और हीट ज़्यादा मिलती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस from strong currents. A fuse wire must have high resistivity and low melting point, है ना। हाई रेजिस्टिविटी होगा तो हीटिंग जल्दी हो जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हाँ, और जिस सर्किट में उसको एज अ सेफ्टी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर एक्सेसिव करंट एंटर नहीं हो पाएगा। It is usually made from an alloy of tin and lead. It is put in series with the live wire of the circuit. टिन एंड लेड से जो बनता है उसको सोल्डर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है सोल्डर से ही बने, लेकिन सोल्डर से बनाते हैं तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला डिवाइस बनता है। It is usually made from an alloy of tin and lead. It is put in series with the live wire of the circuit, जिससे कि सारा करंट इसमें से ही होके निकले। When the current exceeds the safety limit, the fuse wire melts and breaks the circuit. The electric installations are thus saved from getting damaged. ओवरलोडिंग की वजह से होने वाले डैमेज से बचा लेता है। The fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power, when operated at 220 volt, a current of 1000 upon 220 ampere, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. ये वही सब बातें हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं, NCERT में लिखी हुई हैं, ये हमारे आंसर में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Give 4 reasons why nichrome element is commonly used in household appliances. अब ये हाउसहोल्ड अप्लायंसेस स्पेसिफिकली हीटिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, और नाइक्रोम का रेजिस्टिव सर्किट हम बात कर चुके हैं। ऐसा सर्किट जो कि रेजिस्टर से ही बना हुआ हो एक्सक्लूसिवली, उनके वो हीटर्स में यूज़ किया जाता है। तो रीजंस बताने हैं हमको। तो इन मोस्ट ऑफ द household heating appliances, nichrome element is used because of the following reasons. Number 1, its melting point is high, its resistivity is large, it can be easily drawn into thin wires, and it is not easily oxidized by the oxygen of air when heated, है ना। These are the reasons जिसकी वजह से वो तो गर्म करने पे टूटता भी नहीं है, मेल्ट भी नहीं हो रहा है, रेजिस्टिविटी लार्ज है, तो हाई रेजिस्टिविटी की वजह से करंट हीट जल्दी प्रोड्यूस होगी और वायर्स में उसको ड्रॉ करना आसान होता है। 2 wires of equal length, one of copper and the other of manganese, वो भी एक अलॉय का नाम है, have the same thickness। अब देखो एक कॉपर है वो तो मेटल है, मैंगनीज जो है वो एक हमारा अलॉय है, उन दोनों उनकी थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ उनका सेम है। विच वन कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एंड इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, वाई। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हमको एक लो रेजिस्टिविटी वाला और
हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपेरेटिवली एक, मतलब देखो मेल्टिंग पॉइंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन, इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो हीटेड अप ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन वायर्स जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनका गर्म होना मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये ना हो, इसके लिए हम ऐसा मटेरियल लेंगे उस वायर के लिए जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो। रेजिस्टिविटी कम हो तो I²RT के हिसाब से रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो उसका काम ट्रांसमिशन है। तो हम कॉपर वायर्स कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन ना। रीज़न कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कॉपर हैज़ लो रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉपर वायर्स, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, मतलब एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज मिनिमम। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम मैग्नीन क्यों यूज़ कर रहे हैं, या मतलब मैग्नीन यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ कर रहे हैं? रीज़न, alloy manganese has high resistivity. When electricity is passed through a manganese element, a large amount of heat is produced. रीज़न, रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फार्मूला। फिर देखो सेकेंड पार्ट जो इसका है कि व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। व्हाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो हॉट विद द व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। दिस क्वेश्चन जो दूसरे वाला है, ये क्वेश्चन जो है वो हीटिंग इफेक्ट से है। 1 वोल्ट वाली बात हम कर चुके हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा वाला ये देखो कि वाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो हॉट वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। क्यों? क्योंकि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से बना हुआ है। जो हमारा कनेक्टिंग कॉर्ड है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो तो नॉर्मल कॉपर वायर ही है, मतलब ट्रांसमिशन वायर ही है, जिसकी रेजिस्टिविटी लो है। तो लो रेजिस्टिविटी होगी तो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसका ग्लोइंग हॉट भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं होगा कि वो मेल्ट हो जाए, वो बचा रहेगा। जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी वाला एलिमेंट है। तो इस बात को हमने कैसे लिखा हुआ है? देखो, both the cord and the heating element of the electric heater carry the same current I, but the heating element becomes hot due to its high resistance H equal to I²RT and begins to glow. The cord remains cold due to its low resistance. मतलब रेजिस्टिविटी लो है, मटेरियल कॉपर है, कॉपर इज वन ऑफ द लीस्ट रेजिस्टिव, मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला, वन ऑफ द लीस्ट रेजिस्टिविटी वाला एलिमेंट है। तो कॉपर में रेजिस्टिविटी कम है, तो वो अकॉर्डिंगली उसका हीटिंग भी कम होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस आर गिवन बिलो। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, आयरन, मर्क्यूरी, नाइक्रोम। आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन रिलेशन टू देम। 1. अमॉन्ग सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर कंडक्टर? आप बोलोगे सिल्वर इज बेटर, वाई? क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है। तो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी, सॉरी हीटिंग इफेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि वो बेटर कंडक्टर कौन है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आई ज़्यादा होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, आई इक्वल टू V/R फॉर अ गिवन वोल्टेज। ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होगा वो करंट को कम करता है, तो कम रेजिस्टेंस है तो फिर ज़्यादा करंट आएगा, बेटर कंडक्टर होगा। नंबर 2, विच मटीरियल वुड यू एडवाइज टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस? वाई? इनमें से नाइक्रोम। वाई? क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है तो हीटिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा, हीटिंग डिवाइस का यही काम होता है। तो एज नाइक्रोम हैज़ हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ठीक है, तो ये बातें आज हमने हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड करी है, आप इनको अच्छे से याद कर लो। कल हम इसका लास्ट क्लास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें क्या करेंगे उसमें हम बात करेंगे पावर की, और पावर और एनर्जी के आपस के रिलेशन की।
ना। हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने कर लिए। ठीक है, थैंक यू।